नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता इरशाद। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महामारी की मार से निकली इकोनॉमी, आर्थिक सर्वे में रिकवरी कंप्लीट होने का दावा। FY24 के लिए 6.5% रियल GDP ग्रोथ का दिया अनुमान, लेकिन CAD में बढ़ोतरी को बताई चिंताजनक। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज। कहा, विकास के कर्तव्य पथ पर भारत है अग्रसर। पीएम मोदी ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कहा, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर। बजट से पहले बाजार फ्लैट बंद। सेंसेक्स 49 और निफ्टी 13 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही जोरदार तेजी। ऑटो, PSE, मेटल शेयरों में खरीदारी। अदानी इंटरप्राइजेस का FPO पूरा भरा। QIB और NII कोटे में ओवर सब्सक्रिप्शन। ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज रही जोरदार रिकवरी। बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। किसान निधि की रकम 6,000 सालाना से बढ़कर हो सकते हैं 8,000 रुपए। मिलेट्स में भी बूस्टर संभव। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान। ग्लोबल शिखर सम्मेलन के लिए निवेशकों को वाईजेग आने का दिया न्योता। और नेपाल से आए शालिग्राम शिला का भारत में प्रवेश पर भव्य स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में रात्रि विश्राम के बाद रामशिला ने किया प्रस्थान। गोपालगंज और गोरखपुर होते हुए 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी शालिग्राम शिला। खबरों की शुरुआत बजट के काउंटडाउन से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और बजट पेश करने से पहले FM की टीम के साथ ग्रुप फोटो सामने आई है। हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं बजट से पहले FM की ये तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है। बजट पेश करने से पहले FM की ये तस्वीर, और इस तस्वीर का इंतजार रहता है अक्सर। शाम के समय ये तस्वीर सामने आती है। कल बजट में क्या होगा इसका अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब बात आर्थिक सर्वे की करेंगे। बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में चालू कारोबारी साल में 7% और अगले वित्त वर्ष में 6.5% रियल GDP ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक महंगाई पर नजर रखनी होगी, लेकिन भारत को घरेलू डिमांड और निजी निवेश से बल मिलेगा। सर्वे की हाइलाइट्स को समझने के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आपके हिसाब से क्या तस्वीर रखी गई है इकोनॉमिक सर्वे में? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नज़र रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ने वाली है। तो इसमें साफ तौर से इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि अगले कारोबारी साल के लिए, यानी 2023 और 24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था GDP में 6% से लेकर 6.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये अनुमान जो दिया गया है, इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। शर्त यह है कि 6% से लेकर 6.8% की GDP ग्रोथ तभी रह सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात में कोई बड़ा झटका ना आए। तो झटका नहीं आया तो हो सकता है कि रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहे। और इसमें जो नॉमिनल टर्म में कहें तो GDP के 11% ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। रियल टर्म में 6.4% GDP ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे दिया गया है। और चालू कारोबारी साल की बात करें तो 7% GDP ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चिंता जताई गई है। चिंता 2 मोर्चे पे जताई गई है। वो है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे चिंता ये है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उतनी ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट होगी तो इसका सीधा सा असर ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। इस बात की वकालत करता हुआ इकोनॉमिक सर्वे दिख रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 अच्छी बातें जो कही गई हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो भी बिगड़ रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है मजबूत होता हुआ घरेलू हालात मजबूत हो रहे हैं। 2-3 प्रमाण दिए गए हैं। वो एक तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर के वापस आने से हाउसिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने
को मिल रही है। पिछले साल तीसरी तिमाही में जहां 42 महीने की इन्वेंट्री थी वो घटकर 33 महीने की रह गई है। इस तरह से अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की कमजोरी को संतुलित कर रहा है घरेलू हालात की मजबूती, और ऐसे में ग्रोथ अच्छी रहने की संभावना है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी बात कही गई है कि महामारी के बाद की रिकवरी पूरी हो गई है। ग्रोथ की उम्मीद और चिंताओं पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने की सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव बजाज से एक्सक्लूसिव बातचीत, आप भी सुने। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई कि रिकवरी का हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बावजूद इसके कई सारे चैलेंजेस अभी भी उसमें सामने दिख रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो ग्रोथ रेट जो पहले अनुमान था उससे कम ही आया है, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहली बात यह तो है कि जो सर्वे से मालूम पड़ती है कि हमारी जो रेजिलियंस है एज एन इकोनॉमी, दिस हैज़ कम आउट वेरी क्लियरली। और इस साल की जो 7% की ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट की गई है, नेक्स्ट ईयर 6 to 6.8, मतलब करीब एवरेज 6.5% की ग्रोथ इज समथिंग दैट इज very solid at this point of time, keeping in mind the last 3 years that the world and India has gone through. और जैसे आपने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि वी आर नाउ एट द एंड ऑफ दिस साइकिल ऑफ द लास्ट 3 years, तो इसके कारण वी हैव टू बिकम अ लॉट मोर फिस्कली प्रूडेंट। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है एंड फिस्कल पॉलिसीज़ बोथ हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बिकॉज नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इन्फ्लेशन राइट इन द मिडल ऑफ द बैंड दैट द सेंट्रल बैंक इज़ comfortable with. एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए and it is already within the range, but it is at the upper end of that range, we should start to see a lot more domestic growth, and that is required for the domestic economy to continue to moving ahead. अब बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वही इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है इस वक्त। तो अब आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या बड़े फैक्टर होंगे जो कि इकोनॉमी को आने वाले दिनों में ग्रोथ कर रहा है, और सरकार से क्या जो सरकार बजट पेश कर रही है उसकी भी तस्वीर सामने ही है कि कैपेक्स और प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा ग्रोथ कर रहा है अभी तक। तो जैसे आपने बताया कि एक तो है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन विच हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, थोड़ी अप एंड डाउन होती है बट अदरवाइज हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ आवर इकोनॉमी। द सेकंड हैज़ बीन द पब्लिक सेक्टर कैपेक्स विच हैज़ रिमेन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर होपिंग दैट कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड होपफुली सी दैट इन द बजट एज वेल। बियॉन्ड दिस अगर हम देखें तो India has this very big opportunity to being the manufacturing base for the world in the coming years. और ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है. This will be a multiple decade opportunity. इकोनॉमिक सर्वे में कैसी है इकोनॉमी की तस्वीर और बजट में क्या है संकेत? आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सबसे पहले आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक तरीके से अगवानी करते हुए संसद भवन तक लाया गया। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी समेत पक्ष विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति का यहां स्वागत किया। दोनों सदनों की साझा बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। और सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत के दौरान फाउंडर एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला ने यह भी कहा कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल मार्केट का बड़ा योगदान है। सरकार ना अवेयर है इस वक्त कि ग्लोबल रिसेशन का फियर है, ग्लोबल इन्फ्लेशन का फियर है, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रही है। इस वक्त सेंटिमेंट देश का रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्यों करूँगा, और कैपिटल मार्केट्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। 6.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल मार्केट से रेज हुआ है लास्ट 3 साल में, जो एसेट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कल वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। कल इंडस्ट्री से लेकर आपके लिए बजट में क्या ऐलान हो सकता है, इसे लेकर हमारे संवाददाता रोहन सिंह और आलोक प्रियदर्शी लाए हैं एक्सक्लूसिव जानकारी। चलते हैं, सबसे पहले आलोक के पास चलते हैं। आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, किस तरीके की घोषणा देखने को मिल सकती है बजट में इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है, लिहाजा सरकार कुछ इस तरह के कदमों का ऐलान इस बार बजट में कर सकती है जिससे कि रोजगार के नए मौके पैदा हों। खासतौर से इंडस्ट्री ऐसी जहां पर रोजगार के ज़्यादा मौके होते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है जो कि ज़्यादा लेबर इंसेंटिव है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेक्स को लगातार बढ़ाया जाए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बढ़े और उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। इसके अलावा एक जो स्कीम सरकार की PLI स्कीम चल रही है, कई सारे सेक्टर में, 14 सेक्टर में ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पर और ज़्यादा एलोकेशन किया जाए। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं करीब 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बार PLI सेक्टर के लिए हो सकता है। इसमें दो तो वो सेक्टर हैं जो पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं जैसे कि फार्मा और IT सेक्टर, और इसमें 5 नए सेक्टर के लिए नए जोड़े जा सकते हैं जिसमें खिलौना, लेदर, साइकिल जैसे इंडस्ट्री है जहां पर काफ़ी रोज़गार के मौके होते हैं, उनको ज़्यादा एलोकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक्स है, जहां पर नए रोज़गार के मौके क्रिएट हो रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, वहां पर ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा सकता है ताकि इस सेक्टर में लोगों का ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। तो कुल मिलाकर सरकार का पूरा फोकस इस बार एम्प्लॉयमेंट पर रहने वाला है, रोज़गार के नए मौक़ों पर रहने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार को 2024 में इलेक्शन में जाना है। तो सरकार के पास ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि जो विपक्ष का जो आरोप है उसको काउंटर कर सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक जी। और कुछ इस तरीके का रह सकता है रोजगार पर फोकस बजट में। और अब चलते हैं रोहन सिंह के पास जो बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इस बार बजट में क्या कुछ मिल सकता है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सरकारी खर्च यानी कि जो कैपेक्स है उसमें बढ़ोतरी का मोमेंटम आपको इस बजट में भी कंटिन्यू होता दिखेगा। खासतौर पे हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सरकार का खर्च जो है वो इस बार भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सरकार ने 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था, जो कि इस साल साल बीत रहा है इस वक्त उसमें जो है उसका टारगेट से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो सरकार इसे स्पीड अप करना चाहेगी और इसलिए जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है उसके एलोकेशन में 10 से 12% का आपको इजाफा दिख सकता है। साथ ही जो ओवरऑल जो एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे सरकार का, उसमें भी आपको करीब 20% तक की बढ़ोतरी दिख सकती है। साथ ही कई सारे जो फ्लैगशिप स्कीम्स है सरकार की, चाहे वो अमृत मिशन हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन हो, चाहे वो जो अलग अलग राज्यों के जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी खासतौर पर बात करें तो वहां भी सरकारी खर्च आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फेम पॉलिसी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी है, उसकी मियाद 2024 में खत्म हो रही है। तो उसके बाद का जो ब्लूप्रिंट है जीरो एमिशंस गाड़ियों के लिए, उसके लिए भी सरकार किसी स्कीम की घोषणा कर सकती है। खासतौर पे टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक होते हुए, यानी कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए, हर वो टेक्नोलॉजी जो जीरो एमिशन की है उसको भी सरकार प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए किसी पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिसमें कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी
अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड कराता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल, यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड की। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो रघुनंदन सरन साहब ने की थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था अशोक। लेकिन धीरे धीरे लेलैंड ने जब इस कंपनी के अंदर 40% स्टेक खरीदा तो अशोक लेलैंड बना। बाद में हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा और वो बहुत लेटर ट्रांजैक्शन था, लेकिन उस कंपनी का नाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी भी और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं बाजार की। बड़े इकोनॉमिक इवेंट से पहले बाजार आज फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 49 पॉइंट चढ़कर 59,550 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर 17,662 पर बंद हुआ। ऑटो, पीएससी, मेटल शेयरों में खरीदारी रही। एनर्जी, इंफ्रा, रियल्टी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आईटी, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। अदानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी और एनआईआई कोटे में ओवर सब्सक्रिप्शन रहे। आज एफपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन था। आपको बता दें कि अदानी इंटरप्राइजेस 20,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आया था, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।